हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस गुरु अकेडमी पर। दोस्तों जैसा आप जानते हो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नज़दीक ही आ रहा है। लगभग 10 दिन आपके बाकी हैं एग्ज़ाम के। तो उम्मीद करता हूँ कि तैयारी बेहतर चल रही होंगी, मस्त चल रही होगी दोस्तों। आप अपनी तैयारी को बेहतर लेकर चल रहे होंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते दोस्तों हमने आपके लिए एसएससी जीडी का रिवीजन कोर्स स्टार्ट किया था मैथ्स का, जिसमें हमारी 12 क्लास तो हो चुकी हैं। तो आज मैं आपकी लिए दोस्तों 13वीं क्लास इस पर लेकर आया हूँ। अपनी 13 क्लास आज मैं आपको सामने लेकर आया हूँ। मैथ्स की 12 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी दोस्तों तो आप उन्हें पहले देख लीजिए, उनसे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे दोस्तों। आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी आज की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ बिना किसी देरी के। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपके लिए लगाने वाला हूँ। क्वेश्चन सारे के सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। ये रहा आपका आज का प्रथम क्वेश्चन। इसमें दिया है दोस्तों 2/3, 8/15 और 4/27 का एलसीएम आपसे पूछा है, ठीक है। तो एलसीएम हमें बताना है 2/3, 8/15, 4/27 का एलसीएम। तो आप पहले ही पढ़ चुके दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालना हो तो आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन दी गई है तो ये 2/3 है, ये हमारा 8/15 दिया है और ये दिया है 4/27। तो जब भी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालना हो, इसमें पूछा गया है एलसीएम, तो हम क्या करते हैं, अंश का निकालते हैं दोस्तों एलसीएम और हर का निकालेंगे एचसीएफ। निकालने में दोनों ही पड़ेंगे दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालने पड़ते हैं। परंतु जो हमसे पूछा जाता है वो हम किसका निकालते हैं, न्यूमरेटर का, यानी कि अंश का निकालेंगे। तो पहले में क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों 2, 4 और 8 और 4 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 2, 8, 4 का एलसीएम निकालेंगे। 3, 15, 27 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो ऊपर वाले जो आपके नंबर है दोस्तों इनका निकलेगा आपका क्या, एलसीएम, और जो नीचे वाले नंबर हमारे दोस्तों ये हैं इनका निकाल लेंगे क्या, एचसीएफ। इनका निकालना है हमें एचसीएफ। तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे दोस्तों, इन फ्रैक्शंस का एलसीएम बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, एलसीएम। तो देखिए, बात करें 2, 8, 4 की दोस्तों, तो 2, 8, 4 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 8 ही होगी। तो 2, 8, 4 का एलसीएम क्या बनेगा, इनका एलसीएम बनेगा 8, ठीक है। और 3, 15, 27 इनका हमें निकालना एचसीएफ। तो 3, 15 और 27 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, वो कहलाएगी इनका एचसीएफ, ठीक है। जो भी संख्या इन तीनों को काटेगी दोस्तों वो कहलाएगी इनका एचसीएफ। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर दिखाई दे रहा है आपको 3, ठीक है दोस्तों। तो 3 से बड़ा हमारा एचसीएफ तो नहीं हो सकता। सबसे छोटा नंबर आपका क्या है, 3, क्योंकि वो उस नंबर से हमारा 3 भी कटेगा। तो 3 किससे कटेगा, मैक्सिमम 3 से कटेगा। तो हम 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से 3 कट जाता है, 3 1 3, 3 5 15, 3 7 21। तो 3, 15 और 27 का एचसीएफ क्या बनेगा, तो बनेगा 3। तो यहाँ से इनका एचसीएफ कितना आ जाता है, 3। तो हमारी जो फ्रैक्शन है दोस्तों ये तीनों, इनका जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा, 8/3। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपसे एलसीएम पूछा जाएगा तो आपको न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है और डिनोमिनेटर का क्या निकालना है, एचसीएफ। और जो भी आपका एलसीएम और एचसीएफ आएगा दोस्तों उसको अपन में रखेंगे आप। आपकी जो फ्रैक्शन बनेगी एलसीएम एचसीएफ से वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक बड़ा मजेदार कंसेप्ट लगता है। नंबर यहाँ पे क्या दिए हैं, 11, 13, 7 से पूर्णतः विभाजित नंबर आपको पहचानना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो 11, 13 और 7, और इसके साथ अगर 37 भी होता तो इन चारों के नंबर की एक प्रॉपर्टी लगती है दोस्तों। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, 11, 13, 7 और एक 37 भी आता है। 37 यहाँ पे नहीं दिया गया, फिलहाल 3 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, 11, 13 और 7। तो इन तीनों से कटने वाली जो संख्या होगी दोस्तों वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, वो इनका एलसीएम हो जाएगी। तो 11, 13 और 7 इन तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, इनका एलसीएम। तो इनका जो एलसीएम होगा दोस्तों, ये तीनों नंबर एक दूसरे के लिए क्या है, कोप्राइम है, यानी कि सहभाज्य है। तो इनका जो एलसीएम बनता है इनका गुणनफल ही होगा।
इनका गुणनफल कितना होता है, तो इनका गुणनफल होता है 1001। 11, 13, 7 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 1001 होती है, परंतु यहाँ पे जो नंबर दिए हैं ये थोड़े बड़े नंबर दिए हैं, तो हमें क्या करना है, जो नंबर 11, 13, 7 से कटेगा, ठीक है दोस्तों, वो 1001 से भी कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों से अलग अलग चेक ना करके दोस्तों किससे चेक कर सकते हैं, 1001 से। लेकिन ऑप्शन आपको ऐसे दिए हैं कि आपको ऑप्शन चेक करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका एक सीधा सा कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों, 11, 13, 7 से कटने वाली, यहाँ पे देखो दोस्तों आपको क्या दी है, ये 6 अंकों की संख्या दी गई है दोस्तों। सभी ऑप्शन में आपके जो संख्या है उसमें 6 अंक आ रहे हैं, 6 अंकों की संख्या दी गई है, चारों संख्याएं। तो यहाँ पे 11, 13 और 7 और 37 का एक कंसेप्ट लगता है दोस्तों। यदि आपके 6 अंकों में पहले 3 अंक और बाद के 3 अंक, ठीक है दोस्तों, ये इक्वल हो यानी समान हो, तो आपकी वो संख्या 11, 13, 7 से पूरी कट जाती है, मतलब 1001 से भी पूरी कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, 1001 से अलग अलग डिवाइड ना करके, क्योंकि इससे हमारा समय बर्बाद होने वाला है, तो समय की बचत करने के लिए क्या करेंगे, यही कंसेप्ट लगा लेते हैं। अगर कोई नंबर आपका इस फॉर्म में हो जाता है, ABC की फॉर्म में दोस्तों, ABC की 6 अंकों की संख्या ABC की फॉर्म में आ जाए, तो ये नंबर आपका दोस्तों किससे डिवाइड होगा, पक्का 1001 से, ठीक है। बात समझ में आ गई दोस्तों, यानी कि 11, 13, 7 इनके एलसीएम से ये नंबर हमारा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो ऐसा कौन सा नंबर हमारे यहाँ पे है जो इस तरह से ABC की फॉर्म में बन रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ये 259, ये 6 अंकों की संख्या दोस्तों, इसमें पहले 3 अंक और बाद के 3 अंक सेम है, यानी कि ABC की फॉर्म बन रही है। तो ये वाला आंसर हमारा सही होगा इसका, 11, 13, 7 से हमारा ये नंबर पूरा कट जाएगा। तो इस तरह से आपको पहचानना है, अगर 11, 13, 7 का कंसेप्ट आता है तो सबसे पहले आप नंबर यही चेक कीजिए। अगर नंबर 6 अंकों का है, आपका ABC कंसेप्ट बन रहा है, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी, हमें ज़्यादा एलसीएम लेने की, काटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हम सीधा आंसर बता सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका आज का तीसरा क्वेश्चन दोस्तों। वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने से 10% का लाभ होता है। यदि वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा, ज़्यादा का ही होगा दोस्तों। जब वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 पर बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोस्तों क्या मान सकते हैं, इसका रेशो ले लीजिए आप दोस्तों। वास्तविक विक्रय मूल्य हमारा क्या हो सकता है, SP हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा 6 हो गया। और जब दोस्तों मैं 6 के सामान को किससे बेचता हूँ, 5 पर बेचता हूँ, तो मुझे कितना लाभ होता है, मुझे लाभ होता है 10% का, यानी 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 110% के बराबर, ठीक है। यहाँ पे वास्तविक विक्रय मूल्य के सेलिंग प्राइस के 5/6 पर इसको बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है। यदि 6 के सामान को 6 पर ही बेचा जाए तो कितना लाभ होगा, ये हमें देखना है। तो 5 की वैल्यू दोस्तों किसके इक्वल होगी, 110% के। तो बस हमें यहाँ पे क्या निकालना है, 6 की वैल्यू कितने % के इक्वल होगी, ये बताना है। तो 6 बराबर होगा 110 गुना 6 अपॉन में कितना दोस्तों, 5। तो 5 से कटेगा आपका कितनी बार, 22 बार, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110 और 22 छिका 132, तो 132 हमारा 100 से कितना ज़्यादा है, तो 32%। तो यदि इसे विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो हमें कितना लाभ होगा, यहाँ पे 32% का लाभ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, 32% लाभ हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको दिया है आपके विक्रय मूल्य का रेशो, ठीक है। 5/6 पे बेचा तो 10% का लाभ, अगर इसको 6 पे ही बेचा जाए दोस्तों, विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो कितना लाभ हो रहा है, 32% का लाभ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाने थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, देख कर जाइए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम आएगा आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। यदि आप हमसे जुड़े रहे तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चन को करते रहिए, लगाते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। आपके एग्जाम के लिए बड़े बेनिफिशियल वीडियोस हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, 6 घंटियाँ 12 मिनट 9 मिनट
8 मिनट, 3 मिनट, 6 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो दोस्तों जब ये घंटे का क्वेश्चन आता है, ठीक है, घंटियां कुछ समय अंतराल पर बजती हैं और आपसे बोला जाता है कि एक साथ कब बजेंगी या दिए गए टाइम में कितनी बार बजेंगी, तो इसमें हमें क्या करना होता है, सीधा सीधा इनका एलसीएम निकालना होता है। तो 12, 9, 8, 6, 3, 10, इनका हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सीधा सीधा एलसीएम। और ये जो समय अंतराल दिया दोस्तों, इस पर आपको फोकस करना है थोड़ा। ये समय अंतराल दिया मिनट में, तो आपका एलसीएम भी मिनट में ही आएगा, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्या दिया है, हमें निकालना है एलसीएम किसका दोस्तों, 12 का, 9 का, 8 का, 6 का, 3 का और 10 का। इन नंबर्स का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। जो भी हमारा एलसीएम होगा दोस्तों, वो ऐसा समय आ जाएगा जब ये घंटियां उतने समय अंतराल पर एक साथ बजेंगी, एक साथ बजने का समय अंतराल आ जाएगा। तो देखते हैं 12, 9, 8, 6, 3 और 10, ठीक है दोस्तों। तो यदि बात करें दोस्तों इनके एलसीएम की, तो 9 और 10 का एलसीएम कितना बनेगा? अगर 9, 10 की मैं बात करूं तो 9, 10 का एलसीएम बनेगा 90। अगर इनका एलसीएम 90 बन गया दोस्तों, तो मुझे 3 की आवश्यकता नहीं है और 6 की आवश्यकता भी नहीं है। जो नंबर 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, 10 से कटेगा, वो 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 12 और 8, इनका एलसीएम कितना आता है दोस्तों? इनका एलसीएम आता है 24, ठीक है। तो 24 में हमारा ऐसा क्या है दोस्तों, जो 90 के अंदर भी है, 90 के अंदर भी है दोस्तों। तो 24 के अंदर 6 होता है हमारा। तो सीधी बात में करूँ तो 12, 9, 8 और 6, 3, 9, 10 का एलसीएम कितना बनेगा आपका? देखिए 90 तो हमारा हो गया दोस्तों, किसका हो गया? 9 का और 10 का, 3 इनके अंदर आ गया, 6 आ गया और 6 दोस्तों किसके अंदर है? 12 के अंदर भी है, ठीक है। तो 2 आप इसको दे दीजिए और 2 इसको दे दीजिए आप, इसका 8 बन जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 हमारे पास किस में से निकलेगा? 90 में से। तो हमारा एलसीएम कितना बनेगा? 90 दूनी 180 और ये 360। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? आप ऐसे भी एलसीएम बता सकते हो, ठीक है, वरना बेसिक मेथड आपका हो सकता है फैक्टराइज करके आप इसको कर सकते हो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको आप निकाल सकते हो, ये आपकी समझ है अपनी, ठीक है। जैसा चाहो इसका एलसीएम आप निकाल सकते हो। तो 12, 9, 8, 6, 3, 10 का एलसीएम कितना आ गया? 360। तो यहाँ पे जो एलसीएम हमारा आ गया दोस्तों, ये मिनट में आएगा। इसका मतलब 360 मिनट के बाद ये घंटियां एक साथ बजती हैं, ठीक है। 360 मिनट मतलब 6 घंटे, 60 मिनट का 1 घंटा बनता है। यहाँ पर हमारे कितने मिनट आ गए? 360 मिनट। तो 360 मिनट का मतलब होता है 6 घंटे। इसका मतलब ये हर 6 घंटे में एक साथ बजती हैं, 6 घंटे के अंतराल पर एक साथ बजती है दोस्तों। और हमें यहाँ पे टाइम पीरियड कितने दिया है? 12 घंटे का। तो 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी? तो 2 बार बजेंगी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 बार। तो इनका एलसीएम बना आपका 360 मिनट और 360 मिनट में टोटल कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे। तो ये जो हमारा टाइम निकल के आता है दोस्तों, ये वो टाइम पीरियड आता है निकल के जब ये घंटे एक साथ बजती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें कितना टाइम दिया है? यहाँ पे हमें दिया है 12 घंटे। तो 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी? जब 6 घंटे में एक साथ बजेंगी तो 12 घंटे में 2 बार एक साथ बजेंगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। घंटी वाले क्वेश्चन आपको इस तरह से लगाने होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको देखिए। इसमें बस दशमलव का खेल है, पॉइंट्स का खेल होगा इसमें, और इसमें कुछ नहीं, कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको पॉइंटों पे ध्यान देना है। तो यहां पे दिया गया है 1/4.263 और इसकी वैल्यू दी गई है 0.2346। जब 1/4.263 है दोस्तों, यानी हमारा अपॉन में 3 अंकों के बाद पॉइंट है, तो हमारी वैल्यू में कितना पॉइंट आता है दोस्तों? 4 अंकों के बाद पॉइंट आता है, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है हमें? 1/0004263 की वैल्यू क्या होगी? यदि दोस्तों अपॉन में हमारी वैल्यू छोटी होती है तो हमारा जो परिणाम होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा तो हमारी वैल्यू छोटी होती जाती है दोस्तों, और यदि हमारा डिनोमिनेटर छोटा होता जाता है तो हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को छोटा करना चाह रहे हैं। कितना छोटा, देखो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट हमारा कितने अंकों के बाद बढ़ गया, 3 अंकों के बाद और बढ़ गया। यहाँ पे 3 के बाद था, यहाँ पे कितना हो गया आपका, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 अंकों के बाद बढ़ गया। ये हमारा पॉइंट्स की जो नंबर स्थान है दोस्तों वे अपॉन में 4 अंक और बढ़ गए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो वैल्यू बनेगी दोस्तों ऊपर वाली, ये वाली बराबर वाली, ये वैल्यू आपकी उतनी बढ़ जाएगी। जितने पॉइंट्स आपके इधर बढ़े दोस्तों, ऊपर वाले नंबर के पॉइंट्स उतने घट जाएंगे। तो आप ये देखिए यहाँ पे हमारे पॉइंट कितने थे, पहले 3 अंकों के बाद पॉइंट था हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे था 4 अंकों के बाद जो इसकी वैल्यू थी दोस्तों। ठीक है, अब इसने क्या किया, यहाँ पे जो किया गया है, हमने पॉइंट्स को 4 2 6 3 पॉइंट्स को यहाँ लगा दी दोस्तों। तो ये पॉइंट जो 3 अंकों के बाद था, अब ये कितने के बाद हो गया, 7 अंकों के बाद। तो 3 से 7 में कितने अंक आपके बढ़ गए, 4 अंक बढ़ गए। यदि आपका पॉइंट्स 4 अंकों के बाद बढ़ गया नीचे, तो आपकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी वैल्यू भी दशमलव से 4 अंकों तक और बढ़ जाएगी। आपका जो पॉइंट है आपका ये दाईं तरफ दौड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका इधर से 1 2 3 4, ये यहाँ 4 अंकों के बाद आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 3 4 6। और आपके इस नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, तो इसे लगाओ या मत लगाओ दोस्तों, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2 3 4 6, यानी कि इसका पॉइंट पूरी तरह हट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अपॉन में हमारे पॉइंट 4 अंकों के बाद बढ़ गए, तो ऊपर का जो पॉइंट है 4 अंकों के बाद घट जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2 3 4 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक रहेगा हमारा, 2 3 4 6, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यदि आपके पॉइंट्स नीचे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ऊपर के पॉइंट्स घट जाते हैं, और यदि आपके पॉइंट्स नीचे से घटते हैं दोस्तों, तो ऊपर के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, फ्रैक्शन का ये क्वेश्चन है, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। लैंग्वेज पढ़िए इसकी, लैंग्वेज क्या है, तब आप इसका आंसर दे पाओगे। तो बोला गया है एक भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है, यदि इसके अंश में से 1 घटाया जाए, इसके हर में 5 बढ़ाया जाए, तो इसका हर इसके अंश से 4 गुना हो जाता है। इसके 2 तरीके हो सकते हैं दोस्तों करने के। एक तो इसका बेसिक कंसेप्ट आपको मैं करके बताऊं, सोल्व करके बताऊं, एक तो तरीका वो होता है। दूसरा, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी एक्यूरेसी भी बनी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे आप, जो जो कंडीशन यहाँ पे बताई गई है, हम उनको अपने ऑप्शन से सेटिस्फाई करके देखते हैं। जहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला है, अंश हर से 6 कम है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ नीचे जो हमारा हर है वो 11 है, ये अंश कितना है 4, तो यहाँ पे डिफरेंस 7 का आ गया। ये बोल रहा है 6 का डिफरेंस, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यहाँ देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस हो गया 4 का, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ देखिए यहाँ डिफरेंस कितना है 8 का, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 7 का डिफरेंस आ गया दोस्तों अंश और हर में, यहाँ 8 का डिफरेंस आ गया। तो कौन सा हमारा आंसर ऐसा है जिसमें अंश और हर में डिफरेंस 6 का है। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा, बस इसको सोल्व करने की आवश्यकता होती नहीं है। आप इस तरह से ऐसे क्वेश्चन का आंसर बड़ी चालाकी से दे सकते हो, आसानी से दे सकते हो। ठीक है, और अच्छे से आप 1 या 2 नंबर प्राप्त कर सकते हो। चलिए, तो एक तरह से मान सकते हो आपके लिए बोनस मार्क है, कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, बस आपको फ्रैक्शन को पहचानना है और नंबर प्राप्त करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, एक क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके लिए ऐसे ही, कोई भिन्न ऐसा है जिसका अंश इसके हर से 5 कम है। कोई भिन्न ऐसा है जिसका अंश इसके हर से 5 कम है, यदि अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है। ठीक है, साथ ही क्या बोला है, अंश का 4 गुना हर से कितना है 1 अधिक भी है। तो ये कंडीशन को फॉलो कर लेते हैं, ऑप्शन से लगा लेंगे। अभी मैंने आपको बताया है ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से करना ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए, तो इसने बोला है अंश इसके हर से 5 कम है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन देखिए आप, क्या ये बात सेटिस्फाई होती है या नहीं होती।
हमारा अंश हर से कितना कम होना चाहिए, 5 कम होना चाहिए। तो यहाँ जो हमारा पहला ऑप्शन है 4/7, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस दोस्तों, 3 का डिफरेंस है। हमारा अंश हर से कितना कम है, 3 कम है, जबकि ये बोल रहा है 5 कम। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं बनेगा। यहाँ 3/8 फ्रैक्शन है आपकी, 3/8, ठीक है, ये हमारा आंसर बन सकता है। यहाँ पे देखो दोस्तों क्या है, अंश हमारा 3 है और हर कितना है, 8। यहाँ पे हमारा अंश हर से 5 कम है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है। अगर मैं इसका 4 गुना कर देता हूं, इसका 4 गुना बनेगा 12, ठीक है, इसका 4 गुना बनेगा 12। तो 12 क्या हमारा 8 से 1 कम है, 12 हमारा 8 से 1 ज्यादा है। इनमें 1 का डिफरेंस है क्या दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। इसके 4 गुना करने के बाद में हर और अंश में दोस्तों कितना अंतर होना चाहिए था, 1 का, यानी अंश हमारा हर से 1 ज्यादा होना चाहिए। ये बोल रहा है हर से 1 ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ज्यादा हो जाता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इस ऑप्शन पे आते हैं, ये वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे हमारा अंश हर से 5 कम है, परंतु जब हम इसका 4 गुना करेंगे दोस्तों, 7 का 4 गुना, ये 7/12 है, और इसका जो 4 गुना मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 28। क्या 28 12 से 1 ज्यादा है, बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी बचा, यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन लगाने थे। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन से देंगे तो बेहतर होगा, आपका समय बचेगा, एक्यूरेसी बनी रहेगी। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, 2/7। 2/7 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। आजकल एसएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रही है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे लगाना है। 2 स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है या फिर दोनों ही गलत है, हमें ये चेक करना है। तो पहला कथन क्या है यहाँ पे, रूट 625 और यहाँ पे क्या दिया है, 4 मूल 1296 प्लस 1024, और ये वैल्यू हमें 90 से ग्रेटर देन दिखानी है। क्या ये ग्रेटर देन आती है नहीं आती, वो चेक करना है। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा 625 है, ये किसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों, ये 25 का होता है, 25 का स्क्वायर है, तो इससे बाहर निकलेगा आपका 25। यहाँ देखिए 1296, ये वैसे तो 36 का स्क्वायर होता है दोस्तों, परंतु यहाँ पे 4 घात है, 4 मूल है हमारे, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से आएगा हमारा कितना दोस्तों, अंदर बनेगा 6 की पावर 4, तो पावर 4 से आपका 4 मूल कट जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा आपका 6। और आगे चलते हैं, 1024, ये 32 का स्क्वायर होता है, 1024 तो रूट से बाहर निकलेगा, 1024 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका 32। अब इन सभी वैल्यू को जोड़ के देखते हैं क्या हमारी वैल्यू 90 से बड़ी है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो 25 और 6 31 और 32 कितना होता है, 63। क्या 63 हमारा 90 से बड़ा है, तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये कथन आपका बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये बड़ा नहीं है दोस्तों, ये छोटा है, ठीक है, ये बड़ा नहीं हो सकता। तो ये वाला कथन आपका गलत हो गया। अब दूसरे कथन की बात करते हैं। ये दूसरा कथन क्या दिया है, इसमें दिया है दोस्तों क्यूब रूट आपका √729 प्लस 4 मूल √ आपका 256। क्या ये हमारा 5 के इक्वल होता है, इसको चेक करना है। इसे भी इस तरह चेक करते हैं। चलिए, क्या ये सेकंड आपका जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है, बड़ी सफाई से आपको इसको चेक करना है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, रूट के अंदर रूट है, यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर एक स्क्वायर रूट है। तो ये जो 729 होता है दोस्तों, ये किसका होता है, 729 होता है 27 का स्क्वायर। तो पहले तो दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पे 729 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। उसके बाद अंदर में क्या है, यहाँ पे इसके अंदर में लिखा है 729, और प्लस में क्या है, प्लस में है 4 मूल आपका √256, और हमको सिद्ध करना है ये 5 के बराबर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अंदर बाहर निकलेगा दोस्तों आपका स्क्वायर रूट निकलेगा 27, 729 का स्क्वायर रूट होता है 27, और 27 आपका हो जाएगा क्यूब रूट में। चलिए, यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों, ये किसका स्क्वायर है, 16 का, तो इसको लिखा जा सकता है 16। अब देखिए 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 होता है, और
यहाँ पे 16 का जो क्या होगा दोस्तों, 4 मूल क्या निकलेगा 2, ठीक है, इस तरह से। तो 3 2 5 यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई दोस्तों। तो इस कथन को हमने वेरीफाई कर लिया दोस्तों, ये कथन आपका वेरीफाई हो रहा है, ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो आपका ये वाला निष्कर्ष यानी ये वाला कथन आपका बिल्कुल सही होगा। कौन से ऑप्शन में हमारा मैच करता है, तो केवल सेकंड हमारा सही है, तो बी ऑप्शन पे जा रहा है हमारा आंसर। बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन लगाना था दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखिए बस क्वेश्चन को, किस तरह आपको क्वेश्चन को लगाना है। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। वैसे तो दोस्तों ये त्रिभुज बन रहा है आपका समद्विबाहु, पर एक फॉर्मूला ऐसा होता है दोस्तों, उस पर आपको त्रिभुज देखने की आवश्यकता नहीं होती कौन सा त्रिभुज बन रहा है। एक ऑलराउंडर फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है, उससे आप किसी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, बशर्ते आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो। तो यहाँ पे एक ऐसा त्रिभुज बना लेते हैं जिसकी हमें तीनों भुजाएं पता है, उसमें 2 भुजा तो बराबर हैं, 8 है दोस्तों, और तीसरी भुजा क्या है 12, और ये सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, इसका मेजरमेंट सेंटीमीटर में है, जो यूनिट दिया है सेंटीमीटर में है। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हर त्रिभुज पे लग जाता है, चाहे त्रिभुज किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, ठीक है। S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये एक ऐसा फॉर्मूला है दोस्तों, इसे आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर लगा सकते हो, ठीक है, बशर्ते आपको तीनों भुजा पता हो। अगर तीनों भुजा पता है दोस्तों तो हम यहाँ से परिमाप भी इसका निकाल सकते हैं। तो पहले इसका परिमाप देख लेते हैं, परिमाप कितना बनेगा, 8 8 16, 16 और 12 कितने होते हैं दोस्तों 28, ठीक है, 8 8 16, 16 12 28। तो यहाँ से त्रिभुज का जो परिमाप बनेगा, पैरामीटर बनेगा, वो बनेगा तीनों भुजाओं का योगफल। तो पैरामीटर कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका, तो पैरामीटर हो जाएगा इसका 8 + 8 + 8 + 12, ये 12 है, अपॉन में इसको जोड़ लेते हैं पहले, 16 आ गया आपका, कितना आ जाता है ये 8 8 16 12 28, ये आ गया 28 सेंटीमीटर। परंतु हमें निकालना है इसका अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर क्या होता है, इसका हाफ हो जाएगा दोस्तों। तो 28 का जो हाफ करेंगे आप, तो ये कहलाता है हमारा अर्ध परिमाप, ये कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इसका सेमी पैरामीटर मिल गया 14। तो बस इसको यहाँ पे लगा दिए दोस्तों। इनमें से आप कोई भी भुजा को ए मान सकते हो, इसको ए मान लीजिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। 1 बाय 1 को घटाने स्टार्ट करेंगे अब, और अपने इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी मिली हमें, एस हमारा आ गया कितना 14। तो निकाल लेते हैं इसका एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका 14, 14 में से 8 घटाएंगे आप तो 6 बचेगा, फिर 14 में से 8 घटाएंगे, एस माइनस बी भी आपका क्या है दोस्तों, ये बी भी आपका 8 है, तो कितना बचेगा 6। फिर आपको क्या घटाना है, एस माइनस सी करना है, सी हमने इसको मान लिया है दोस्तों। तो 14 में से आप कितना घटाएंगे, 12 घटाएंगे, आपको मिलेगा 2। बस इसको सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 6 का पेयर बन रहा है, तो 6 हमारा बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे 14 को लिखा जा सकता है 2 × 7। तो यहाँ से हमारा एक पेयर और बन जाता है 2 का एक पेयर बना, 6 का एक पेयर बना, तो ये बाहर आ जाएंगे रूट से। अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा 7, ठीक है दोस्तों। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 6 × 2 √7, और ये चल रहा है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसकी वैल्यू बनेगी 12√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शंकु का आयतन 924 सेंटीमीटर दिया गया है, इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। तो इसके आधार का परिमाप ज्ञात करना है सेंटीमीटर में। पाई की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 22/7 यहाँ पे प्रेफर की गई है। तो 22/7 हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है। चलिए SSCD का क्वेश्चन है आपका, और इसको बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों। इससे पूछा गया है शंकु के आधार का परिमाप क्या होगा। तो पहले आप शंकु को देख लीजिए, शंकु की फिगर कैसी होती है। शंकु का शेप होता है दोस्तों कुछ इस तरह से, जैसे जोकर की टोपी होती है। ये होती है इसकी दोस्तों हाइट,
इसको एस से डिनोट करते हैं। ये होती है इसकी स्लैंटिंग हाइट, तिरछी ऊंचाई, स्मॉल एल से प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से दोस्तों बीचों बीच से जो हमारा सेंटर है इसका, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। ये इसकी त्रिज्या होती है। हमें दोस्तों बताना क्या है, हमें इस शंकु का क्या बताना है, इसका आधार का परिमाप। ये इसका आधार है। और दोस्तों ये आधार क्या होता है इसका, बिल्कुल इस तरह से होता है। जब आप जोकर की टोपी को नीचे जो खुली उसकी शेप होती है नीचे वाली गोल वाली, उससे देखोगे दोस्तों तो आपको बिल्कुल गोल दिखाई देती है। तो हमें इस गोलाई का क्या बताना है दोस्तों, परिमाप बताना है, गोलाई बतानी है कितनी है दोस्तों, सेंटीमीटर में इसको बताना है। तो आसान क्वेश्चन है, बस इसको समझना था और कुछ नहीं है। देखिए शंकु का आयतन दिया गया है, यानी कौन का जो आपको वॉल्यूम दिया गया है वो कितना है, 924 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब होना चाहिए था, वॉल्यूम हमारा किस में आता है, क्यूब में। ठीक है, ये स्क्वायर में दिया गया था तो क्यूब में आता है, इसको क्यूब कर लीजिए आप। इसकी ऊंचाई दी गई है 18 सेंटीमीटर, आधार का परिमाप बताना है, तो परिमाप क्या होगा। तो चलिए पहले यहाँ से इसका मेजरमेंट कंफर्म कर लेते हैं, क्या क्या हमें मिला है। ऊंचाई मिली है h हमें मिला है, ये कितना है 18 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम मिला है। तो शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इसकी वैल्यू दोस्तों हमें दी गई है कितनी है, 924। तो यहाँ से इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी क्या निकालेंगे दोस्तों, त्रिज्या निकाल सकते हैं। जैसे हम त्रिज्या निकालेंगे तो हम इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं। परिमाप निकालने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता है, ऊंचाई की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 रखने के लिए बोला गया है, तो 22/7 ही रखेंगे। आर स्क्वायर हमारा चलेगा ऐसे ही। एच कितना है 18 सेंटीमीटर, और ये सब कुछ रहेगा हमारा 924 के बराबर। ठीक है, 22 से काटेंगे आप इसे, 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 22 दूनी 44। ये कट जाएगा हमारा 22 से 42 बार। अब 3 से काटेंगे आप 18 को 6 बार, और 6 से कटेगा दोस्तों कितनी बार, 7 बार। और एक साथ हमारा नीचे भी है, तो ये जाएगा उधर मल्टीप्लाई में। तो हमें आर की वैल्यू क्या मिलेगी, आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी आपको 49। अगर आर स्क्वायर हमारा 49 आ गया तो आर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, इस शंकु के आधार का परिमाप। और परिमाप दोस्तों इसका कैसा होता है, सर्कुलर होता है, नहीं गोल होता है। और सर्कुलर चीज़ का जो परिमाप होता है दोस्तों, परिधि होती है 2πr। तो इस फॉर्मूले से हम इसका क्या निकालेंगे, परिमाप निकाल सकते हैं। ये होता है परिमाप। तो बस यहाँ पे रख दीजिए आप इसकी वैल्यू। तो 2 गुना 22/7, त्रिज्या कितने आगे 7, 7 से 7 कट जाता है, तो 44 सेंटीमीटर हमारा आधार का परिमाप आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए इस तरह से आपको ये क्वेश्चन लगाना था दोस्तों। पहले लैंग्वेज समझे अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। ये रहा अगला क्वेश्चन। 13 और 43 के बीच सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, ये हमें बताना है। एक कंडीशन और इसमें, वे सभी संख्याएं 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो केवल हमें वे संख्या लेनी है 13 और 43 के बीच में जो 13 की डिविजिबल होंगी दोस्तों, 13 से कटने वाली होंगी। तो 13 के बाद में वे कौन कौन सी संख्या हैं जो 3 से कटने वाली है। तो पहली संख्या होगी 15, उसके बाद 3 दिन के गैप पे चलेंगी ये दोस्तों, 18, 21 और उसके बाद 24, 27, 30, 33, 36, 39 और ये रहा हमारा 42। ठीक है, तो कुल मिला के टोटल हमारे ये नंबर होंगे जो 13 और 43 के बीच में आएंगे और 3 से कटने वाले होंगे। ये टोटल नंबर कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 नंबर ऐसे हैं हमारे जो 13 43 के बीच में 3 से कटने वाले होंगे। हमें क्या करना है, इनका एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या होता है, योगफल बटे पदों की संख्या। तो पहले हम इनका योग कर लेते हैं। इनका योगफल कितना होगा, तो सम कितना आ जाएगा, इनका सम बना लेते हैं पहले। तो जब इनको जोड़ोगे दोस्तों तो इनका सम बनेगा आपका कितना, 285। ठीक है, 15 से लेकर 42 तक की संख्या को जब आप जोड़ोगे तो इनका सम बनेगा कितना, 285। जोड़ के देख लेना आप, 285 बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इनका एवरेज बनाना है। तो एवरेज क्या होता है,
हम योगफल को पदों की संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो पद कितने हमारे पास 10, तो यहाँ से इनका एवरेज क्या बनेगा, तो एवरेज हो जाएगा इनका 285, योगफल हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, 10 से इसको डिवाइड करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा 28.5, इसका राइट आंसर मिल जाएगा 28.5, ये इसका राइट आंसर होगा 28.5। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है इससे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले हमें ये नंबर देखने थे कौन कौन से नंबर ऐसे जो 3 से कटने वाले हैं, इनको सम बनाना है। इनका सम कितना आ गया हमारा 285, और 285 को पदों की संख्या से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा इसका एवरेज कितना आ गया 28.5। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ब्याज का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है 328 रुपए है। इंटरेस्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5% एनुअली है। टाइम दिया है 2 वर्ष। आपसे पूछा क्या है, तो राशि बतानी दोस्तों, राशि क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे हमें मूलधन बताना है, मूलधन क्या होगा। ब्याज दिया है 328 रुपए है, समय दिया है 2 वर्ष और ब्याज की दर भी दी गई है। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, आपको 2 साल का या 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाए, टाइम भी दिया जाए, आपसे मूलधन पूछा जाए, तो बेहतर क्या होगा दोस्तों, आपके लिए सबसे बेहतर तरीका ये होगा, पहले आप रेट से और टाइम से क्या बनाए दोस्तों, इसका टोटल आपका क्या बनाए, इंटरेस्ट बना ले परसेंटेज में, टोटल आपका परसेंटेज में कितना इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। तो 5% के हिसाब से दोस्तों हमारे जो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, तो 5 का दुगना दोस्तों कितना होता है 10, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था 2 साल का ये हमारा क्या बन जाता है, परसेंटेज में कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। ये 2 साल का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है जो किसके इक्वल होगा, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होगा। और हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन हमारा होता है 100%, तो 100% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 328 बटे 10.25, ठीक है दोस्तों। और गुना में कितना जाएगा हमारा, गुना में आ जाएगा हमारा 100। इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको दोस्तों, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो और बढ़ानी पड़ेगी। तो आप इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 5 से काट लीजिए, 5 से काट लो आप पहले से, तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 205 आ गया। अब 205 को हम इस पहले से काटे 5 से, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, ये हमारा आ जाता है 5 दूनी 10, 2000। तो 205 ऊपर 2000, 328। ये फिर से कट जाएगा 5 से, 5 चौक 20, 5 एकन 5, 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा 400। और 41 अट्ठे दोस्तों कितना होता है, 41 अट्ठे होता है आपका 328, ठीक है। तो 8 चौक 32, 3200 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन लगाना था। यहाँ से आपकी कैलकुलेशन बनती है, इस कैलकुलेशन को ध्यान से आपको करना है, आपका आंसर सड़क से आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बेईमान दुकानदार वाला एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, और ये जब आ जाता है तो कुछ बच्चे से बहुत परेशान होते हैं। तो आप इसे देखिए, जब आपसे मात्रा पूछने लगे तो आप इसकी मात्रा कैसे निकालोगे। बेईमान दुकानदार ग्राहक से कहता है कि वह अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वो क्या करता है दोस्तों, गलत बाट का प्रयोग करता है, गलत वजन का प्रयोग करके 12.5% का लाभ कमा लेता है। तो 1 किलो वजन के स्थान पर वो कितना वजन तोलता है, हमें इस पर मात्रा बतानी है। मात्रा आप कैसे बताओगे, जो तरीका मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना। इससे बेहतर तरीका इस क्वेश्चन करने का मेरे हिसाब से अब तक तो मैंने देखा नहीं है दोस्तों, ठीक है।
ना ही किसी किताब में और ना ही किसी को बताते हुए। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा आपको उस तरीके पे फोकस करना है। यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, करना केवल इतना है, जो आपका ये लाभ का जो परसेंटेज दिया है इसको आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बच्चा बच्चा जानता है। 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है 1/8 होता है। अगर वो 12.5% का लाभ कमा रहा है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो वो दोस्तों क्या कर रहा है दोस्तों, आपका 1/8 का लाभ कमा रहा है, यानी 8 पर 1 का लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो आपको लाभ है आपका 1/8 का, इसको आपको मात्रा मान के चलना है दोस्तों। ये आपकी जो ऊपर वाली मात्रा है 1, ये आपकी हो जाती है त्रुटि। त्रुटि का मतलब दोस्तों वो कितना कम तोल रहा है, ये त्रुटि हो गई। और जो नीचे वाली जो मात्रा है दोस्तों ये वाली, ये होती है दी गई मात्रा, जो आपको दे रहा है दी गई मात्रा, और यही हमें निकालनी है दोस्तों। ठीक है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। इन दोनों को जो आप प्लस करोगे दोस्तों, दोनों को जोड़ के, तो इन दोनों को प्लस करके बनती है हमारी शुद्ध मात्रा। शुद्ध मात्रा जो बोली गई है 1 kg। तो शुद्ध मात्रा हमारी जो हमें देनी थी दोस्तों, लेकिन हम दे नहीं रही हैं, वो हमारी शुद्ध मात्रा है 1 kg। यहाँ पे दोस्तों हमारी क्या है, शुद्ध मात्रा। तो इन दोनों का सम हमारा टोटल मात्रा के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 1 kg दिया है, तो इनको जोड़ लेते हैं दोस्तों, 8 और 1 9। तो 9 की वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, 1000 ग्राम के। क्योंकि हमारे आंसर यहाँ पे ग्राम में आ रहे, तो हमें क्या करना है, इस 1 kg को ग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो जाते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, हमें वैल्यू निकालनी है 8 की, दी गई मात्रा की। ठीक है, तो जैसे आप इसे 9 से डिवाइड करोगे आप, तो 1 की वैल्यू निकलेगी आपकी पहले। तो 9 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 111.11 आपका समथिंग इतना आता रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, वो 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 111.11 ग्राम कम तोलता है। तो आप क्या करेंगे, अगर हम 1000 में से 111.11 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, ऑप्शन चेक कर सकते हो, या फिर आप सीधा 8 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से 8 से इसमें गुना लगा दीजिए आप, 1 की वैल्यू आपको कितनी मिली, 111.11, और 8 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगी 8 × 8, 8 × 8, 8 × 8, 8 × 8, ये वाली। तो आप कह सकते हो दुकानदार 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर कितना तोलता है, 888.8 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऐसा क्वेश्चन लगाना होता है। ये तरीका ऐसे क्वेश्चन को लगाने का सबसे बेहतर तरीका है। कम कैलकुलेशन में आप इसका सटीक आंसर दे सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 2400 में एक मेज और एक कुर्सी खरीदी। उसने मेज को 12% लाभ पर और कुर्सी को 10% की हानि पर बेचा, जिससे उसे पूरे सौदे में कुल मिलाकर 4% का लाभ हुआ। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, निकटतम पूर्णांक तक सही ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, निकटतम पूर्णांकों तक, मतलब क्या है, अगर हमारा सब पॉइंटों में आता है दोस्तों तो हमें पॉइंटों को इग्नोर करना है, केवल पूर्णांकों को लेना है। तो चलिए जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन दोस्तों मेरे हिसाब से एलिगेशन से करना सबसे बेस्ट रहता है। इसमें एलिगेशन लग जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे टेबल दी गई है दोस्तों, टेबल और चेयर दी गई है। टेबल को बेचा गया है कितने पर दोस्तों, उसने मेज को बेचा 12% के लाभ पर, तो टेबल को बेचा 112% पर, और कुर्सी को इसने बेचा 10% हानि पर, तो 90% पर बेचा होगा, इसके क्रय मूल्य के 90% पर। पूरे सौदे पर से दोनों कुर्सी और मेजों पर दोस्तों, पूरे सौदे पर, पूरा सौदा कितने का है, 2400 का। इस पूरे सौदे पर इसे कितना लाभ हो रहा है, 4% का। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरे सौदे पर जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है वो बीच में आता है 104, यहाँ पे आ जाएगा। लाभ हो रहे तो 100 में जोड़ के लिखेंगे यहाँ पे से। अब इसमें आप क्या लगा सकते हो, एलिगेशन लगा सकते हो। एलिगेशन से यहाँ से क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मेज और कुर्सी के मूल्यों का अनुपात। ठीक है, तो चलते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाते हैं। 104 में से घटाएंगे कितना, 90। 104 में से 90 घटेगा, कितना बचेगा, तो आपका ये बचेगा कितना, 14। 104 में से 90 घटाएंगे 14 बचेगा, और 112 में से जब घटाएंगे 104 तो कितना बचेगा, केवल 8। ठीक है,
तो ये आ जाएगा आपका रेशो कुर्सी और मेज का। ये आपकी मेज है और ये कुर्सी है, तो इसको और छोटा कर सकते हो आप, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8। तो सही रेशो आपका क्या आ जाता है 7:4। अगर आपकी मेज का जो रेट है दोस्तों 7 भाग है, तो कुर्सी का जो रेट होगा कितना होगा 4 भाग। तो टोटल हिस्सा कितना बनेगा आपका 11, और टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में वहाँ पे 2400। तो 11 की वैल्यू हमारी किसके बराबर है 2400 के बराबर है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है मेज का क्रिया मूल्य। तो मेज का क्रिया मूल्य निकालने के लिए मेज का हिस्सा देखेंगे, मेज का हिस्सा कितना है 7, तो 7 से गुना लगाएंगे दोस्तों इसमें, और 11 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी टेबल की। तो टेबल की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी आ जाएगी, इसकी गुना करेंगे 24 सत्ते 168, तो 16,800। 16,800 को जब आप डिवाइड करोगे किससे 11 से, तो देखते कितना आता है 11 का 11, 16 को 11 से डिवाइड करेंगे 5 बचेगा 58 हो जाएगा, 11 पंजे 55, 3 बचेगा 11 दूनी 22, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, 11 सत्ते 77। तो समथिंग आपका पूर्णांकों में ये आंसर होगा 1527 रुपये मेज का मूल्य हो जाएगा। तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाना था। एलिगेशन इसमें लग गई दोस्तों, और एलिगेशन लगाने के बाद में हमने क्या निकाला, यहाँ पे टेबल का मूल्य निकालना था। यहाँ पे टेबल और कुर्सी का हमने क्या निकाला, रेशो निकाला पहले। तो रेशो कितना आ गया था यहाँ पे 7:4। ये टोटल वैल्यू दोस्तों किसके बराबर होगी, टोटल रेशो के बराबर। तो 7 और 4 11 की वैल्यू किसके बराबर है 2400 के बराबर। हमें 7 की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि टेबल का जो रेशो कितना बन रहा है दोस्तों 7 भाग बन रहा है। तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई समथिंग हमारी, ये हमारी 7 की वैल्यू आ गई 1527। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहाँ गए भैया हमारे क्वेश्चन और, ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी के पास कुल जो पैसा है वो है 4,655। यदि ए के पास मौजूद धनराशि का 4/15 भाग बी के पास मौजूद राशि के 2/5 भाग के बराबर हो, तो बी के पास मौजूद धनराशि ज्ञात कीजिए। बी के पास कितना पैसा है ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन बड़े एंजॉय किए होंगे। ये क्वेश्चन हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं अच्छे से। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, रेशो का ये क्वेश्चन है, कुछ पैसे का बंटवारा करना है ए और बी में। तो क्या दिया है इसमें, ए का 4/15 भाग, ए का 4/15 भाग किसके बराबर है, बी के 2/5 भाग के बराबर है, ये दिया है। तो यहाँ से हम इनका आसानी से रेशो बना सकते हैं दोस्तों। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 5 से 5 एकन 5, 5 तिया 15। ठीक है, तो यहाँ से जो ए बी का रेशो आएगा यहाँ से निकल के, जब आप इसका रेशो बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ से आपको ए बी का रेशो मिलेगा 3:2। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर और ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो ए बी का रेशो मिला आपको 3:2 मिला। अब हमें जो धनराशि दोस्तों 4655 रुपया इनमें बांटनी है। इनमें बांट कर हमें किसका बताना है, बी का हिस्सा बताना है। तो बी का हिस्सा यहाँ देखिए पहले आप कितना है 2, तो हमें 2 की वैल्यू बतानी है। टोटल हिस्सा कितना बन रहा है 5, तो 5 में से हमें 2 की वैल्यू बतानी है 2/5। हिस्सा में निकालना है दोस्तों किसका, बी का। तो बी का हिस्सा देखते हैं कितना बनता है, टोटल धनराशि कितनी है 4655। तो 4655 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो 5 नम 45, 5 तिया 15 और 5 एकन 5, तो 931 का गुना करेंगे आप 2 में, तो ये जाएगा 1862। 1862 यहाँ पे बी के हिस्से में जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 1862 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन लगाना था। तो चलिए ये थे आपके आज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। वीडियो को देखिए अच्छे से, ध्यान से देखिए वीडियो को, एक बार समझ में आए दोबारा देखिए।
परंतु आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चन आपके लिए बड़े बेनिफिशियल हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फिर से लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, नमस्कार, ध्यान रखिए। ओके।